आज हम कांता भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास रेत की मछली का भाग 2 पढ़ेंगे। मीनल चीखी, मैं यह सब नहीं सह सकती, मुझसे यह सब ना हो सकेगा। उसका दिमाग सही नहीं है, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी 2 साल से अलग खाट से लगी हुई हैं, उसकी बच्ची को यहाँ कौन संभालेगा? मेरे बस की बात नहीं है। शोभन के मित्र संकुचित हो उठे। शायद प्रतिवाद उनके कंठ तक आया, लेकिन वह उसे पी गए। फिर बहुत दबे हुए स्वर में उन्होंने कहा, हाँ, छोटी बच्ची की समस्या तो होगी, और फिर आपकी तबीयत तो काफी खराब रही है। शशिकांत जी ने थोड़ी तीखी आंखों से उनकी ओर देखा तो वह संकुचित होकर चुप हो गए। थोड़ी देर सभी चुप रहे। फिर शशिकांत जी ने अपने गंभीर स्वर में बोला, शोभन, तुम मुझसे छोटे हो, मेरे विद्यार्थी रह चुके हो, लेकिन जो कुछ भी कहूंगा वह उस नाते नहीं। तुम विद्वान और समर्थ हो, रचनाकार हो, समाज के एक जिम्मेदार सदस्य हो। इस नाते ही जो बात कहूंगा उसको सम्मान दोगे, ऐसी उपेक्षा करता हूँ। यह सच है कि कुंतल और तुम्हारे बीच अब सद्भावना शेष नहीं है, लेकिन वह बच्ची तो इससे परे है ना। शोभन अचानक कुछ बोलने को हुआ, लेकिन शशिकांत जी ने उसे रोक दिया। मुझे बात पूरी कर लेने दो शोभन, फिर तुम जो मन में आए जी खोलकर अपनी बात कह देना। तुम प्रबुद्ध हो, निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। तुम्हारे और कुंतल के बीच संभावना या सद्भावना का जो भी सूत्र टूटा है, सच कहो, क्या उसमें तोरू का भी हाथ हो सकता है? उसे क्यों दंड देते हो? सूत्र टूटा है, सच कहो। दोष मान लिया, कुंतल का ही मान लिया। बच्ची ने क्या किया है? तुम्हारी बच्ची तुम्हें छोड़ और किसका आश्रय लेगी? शोभन बहुत गंभीर हुए और देर तक कुछ सोचते रहे थे। शंकर भाई और शशिकांत जी एक सीमा तक अस्वस्थ हो गए थे कि शायद बात शोभन पर असर कर गई है, लेकिन शोभन ने एक लंबी सांस लेकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोले, शशिकांत जी, आपकी बात का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप कुंतल को नहीं जानते। कल को वह हंगामा खड़ा करेगी तो आपका भी बस नहीं चलेगा। अगर उसने यह शोर मचाया कि बेबी को हमने जबरदस्ती छीन लिया है, तो हम सबके संकट में आ जाएंगे। मुझे क्षमा कीजिए शशिकांत जी, मैं मजबूर हूँ। शशिकांत जी का चेहरा खिंच गया था। शंकर भाई उत्तेजित हो उठे थे। शोभन की ओर झुककर उन्होंने तीखे स्वर में कहा था, शोभन जी, आपका हठ निर्मम ही नहीं, अमानवीय है। कुंतल जी इतना ज्यादा बीमार हैं, खुद चलकर न जाने कैसे बंबई पहुंच गई हैं। पता नहीं कितने दिन जिएंगी, और आप हैं कि अपनी बच्ची को सहारा नहीं देना चाहते। आप उसे अनाथ गंदी गलियों में भटकने को छोड़ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप साहित्यकार हैं, साहित्यकार समाज के ही एक सदस्य हैं। आपका दायित्व हम सब साहित्यकार मिलकर निभाएंगे। शोभन स्तब्ध होकर बैठ गए। कमरे में मनहूसियत की घुटन भर गई। ऐसा लगने लगा कि शोभन की सांस घुट रही है। मीनल चुपचाप उठकर अंदर चली गई और शोभन पत्थर की मूर्ति की तरह जमकर बैठे रहे। शशिकांत जी ने स्थिति को पहचाना, हाथ बढ़ाकर शोभन के कंधे पर रख दिया और सांत्वना देते हुए बोले, शोभन, तुम क्या जिम्मेदारी से भागोगे? सोचो शोभन। कमरे में फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शोभन ने जैसे अपने साहस को समेटा और कहा, ठीक है शशिकांत जी, आप मेरे बड़े हैं और मुझे यह आदेश दे सकते हैं, मैं इनकार भी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी माननी होगी। बच्ची मैं अदालत के जरिए ही लूंगा, स्टाम्प पेपर पर लिखकर समझौता होगा। बाकी सब कैसे होगा आप सोच लीजिए। मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा। वकील से सलाह करूंगा, फिर जैसा आप ठीक समझेंगे वैसा ही हो जाएगा। शशिकांत जी ने स्नेह से उसके कंधे दबाए और आभार प्रकट किया। शंकर भाई थोड़े क्षुब्ध जरूर थे, लेकिन वह भी शांत हो गए थे। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद शशिकांत जी उठ खड़े हुए। दरवाजे तक आते आते उन्होंने कहा, बुरा मत मानना शोभन कि इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारे यहाँ आया तो इतने अप्रिय प्रसंग के सिलसिले में। शोभन भी सहज हो चले थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, लज्जित ना करें आप, इतनी रात गए, इतनी दूर से आप आए हैं, मैं तो आतिथ्य भी ना कर सका, चलते चलते तय हुआ था।
18 मार्च 1962। डायरी में यह तारीख पड़ी हुई थी। 17 मार्च की उस निर्णायक रात्रि के बाद केवल कुछ घंटे के अंदर में ही 10 बजे के करीब वकील के तय हो जाने के बारे में फोन आया शशिकांत जी के पास। वकील तय हुआ है। माँ और बेटी जाने के बारे में फोन आया कि बीच दीवार खड़ी करने के लिए वकील खड़ा किया गया है। अब माँ और बेटी अलग होंगी। यह सोचकर मन जाने कैसा कैसा हो गया था। अंदर कहीं कुछ कचोटने लगा था। कैसा होता है यह क्षण जब माँ अपनी एकमात्र बच्ची से अलग होती है। इसके बारे में सोचना शायद सहज है, भोगना बहुत मुश्किल है। तोरू बहुत खुश थी। नई जगह पाकर वह किलक किलक उठती थी। बार बार हाथ छुड़ाकर भाग जाती थी। उसका इस तरह खुश होना मन को और अधिक बींध रहा था। मन पत्थर से भी अधिक भारी हो गया था। क्या उसके बिना जिया जा सकेगा? क्या उसके बिना मन को बांध सकूंगी? वह क्षण कैसा होगा जब तोरू को अंतिम बार सीने से चिपका कर हमेशा के लिए अलग करना पड़ेगा। मन में हुआ कि ढकेल कर मैं उस निर्मम क्षण को दूर फेंक दूं, लेकिन वह निर्मम क्षण अब मेरे वश में नहीं था। उसे दूर फेंकने मेरे हाथ में नहीं था। जैसे व्यवस्था की एक लंबी रस्सी बराबर फंदे की तरह गले में कसती जा रही थी। फोन आ चुका था। उस क्षण के आने में भी ज्यादा देर नहीं थी। शशिकांत जी ने कहा था कि शायद 2-3 बजे तक वह सब शोभन के मित्र, वकील, संभवतः मीनल भी आ जाएंगी। घंटा भर लगेगा या शायद कुछ समय ज्यादा लग जाए। इसके बाद तो फिर तोरू को ही लौटाना होगा। ऐसी दुविधा के क्षण शायद बहुत छोटे होते हैं। तभी ना चाहते हुए भी घंटे पर घंटे बीतते चले गए। जैसे बहुत ढाल वाली धरती पर अनायास ही सारे प्रयत्नों के बाद भी कोई गाड़ी लुढ़कती हुई चली जाती है, उसी तरह क्षण पर क्षण बीतते चले गए थे। और अंततः लगभग 2:30 बजे शशिकांत जी ने कहा था कि वे लोग आ गए हैं और बाहर गाड़ी में हैं। शशिकांत जी ने यह कहा तो यातना की रेखाएं उनके चेहरे पर भी उभर आई थी। मुझे पता था इस तरह तोरू के माँ से अलग होने में अपना भी योगदान समझकर वे पीड़ित थे। सोचने का अब समय नहीं था। जो अंतिम क्षण मेरे भाग्य का कारण था वह आ गया। 17 मार्च 1962 से 18 मार्च 1962, कुल 1.5 साल के अंदर मातृत्व के इतिहास की सबसे भयानक घटना किसी तूफान की तरह आई और चली गई थी। डायरी के इन पृष्ठों को देखकर विश्वास नहीं होता कि जीवन की इतनी कठिन परीक्षा कौन सा हृदय दे सकता होगा। किसी यंत्र की तरह जल्दी जल्दी नहाला धुलाकर तोरू को नए कपड़े पहनाए थे। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। छोटी सी वह बच्ची यह जरूर समझ गई थी कि उसे कहीं जाना है, लेकिन कहाँ और किन परिस्थितियों में जाना होगा यह उसकी नन्ही समझ के बाहर था। उसकी खुशियों का क्रम टूट न जाए इसलिए बलात् मुस्कुराना भी पड़ता था। अजीब खामोशी और उदासी पूरे वातावरण में छाई हुई थी। हम सब सहमे और कुंठित थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि एक दूसरे से कुछ बोले। शायद शब्द ही नहीं थे किसी के पास। शशिकांत जी ने शोभन को बाहर जाकर कह दिया था कि वह एक निश्चित जगह पहुंचे, बाकी सब वहीं आ जाएंगे। जाने के लिए टैक्सी आई तो अंतर्मन रो उठा। शंकर भाई साथ थे। शशिकांत जी, उनकी पत्नी, मैं और तोरू के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर। तोरू जापानी गुड़िया की तरह सामने की सीट के तकिए के सहारे खड़ी होकर किलकारियां भर रही थी। अचानक उसके एक वाक्य ने मेरे डूबते मन को फिर धक्का दिया। तोतली भाषा में उसने पूछा, मम्मी हम सब कहाँ जा रहे हैं? शशिकांत जी उसके बाल सहलाते हुए बोले, तोरू तुम पापा के पास जाना चाहती थी ना? तोरू और ज्यादा खुशी से उछलने लगी, लगातार दोहराने लगी, हम पापा के पास जा रहे हैं, हम पापा के पास जा रहे हैं। मुझे लगा मैं कान बंद कर लूं, पर यातना से जमी हुई बैठी रही। जहां मिलना तय हुआ था वहां एक रेस्टोरेंट का छोटा खूबसूरत कमरा था। हल्की हल्की रंगीन रोशनी में बहुत धीरे धीरे संगीत गूंज रहा था। मेजों पर लोग परिवेश में बिल्कुल निसंगत बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। शोभन अभी आए नहीं थे। एक कोने में पहले ही रिजर्व हुई 2 मेजों की तरह शशिकांत जी हम लोगों को लेकर बढ़ गए थे। शोभन कोई 10 मिनट बाद पहुंचे। बहुत रूखे और औपचारिक नमस्कार के बाद बैठ गए।
उनके साथ वाला अपरिचित आदमी उनका वकील था। बैठने के बाद एक खामोशी छा गई। तभी तोरू की आवाज़ आई, माँ, मेरे पापा कौन हैं? कहाँ हैं? ऐसा लगा जैसे शोभन का सिराओं में एक कंपन हो उठा। वे कुछ अस्थिर से हो उठे। बोलना चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाए। मैं जड़ हुई पत्थर सी बैठी रही। शशिकांत जी ने परिस्थिति को संभाला। धीरे से बोले, ठहर जाओ बेटे, अभी आते हैं तेरे पापा। जाने क्यों मेरी आंखें भर आई और मैंने देखा 2 पल रुककर शोभन अपनी कुर्सी से उठ और तोरू को उन्होंने बाहों में भर लिया। तोरू इस अनायास प्यार से सहज गई। उनकी बाहों के छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी शोभन ने कहा, मैं हूं तेरा पापा बेटा। स्वर से लगा कि वे थोड़े आर्द्र हो गए थे। तोरू ने उन्हें पापा के रूप में पहचाना तो पहले वह संकुचित हो मेरी ओर देखने लगी, फिर थोड़ी देर बाद सहज हो गई। मीठी आवाज से बोली, पापा, तुम मेरे पापा हो? अब वे स्वयं ही अस्थिर हो उठे थे। उनसे सहज नहीं हुआ गया। शंकर भाई और शशिकांत जी ने उन्हें संकट से उबारा। वकील की ओर झुककर बोले, आपने कागज तैयार कर लिया है? हाँ, कागज तैयार है, आप देख लीजिए, कहकर वकील ने कागज शशिकांत जी की ओर बढ़ा दिए। मोटे स्टैम्प पेपर पर बने टाइप किए हुए अक्षरों में क्या लिखा है यह उस समय चाह कर भी मैं नहीं देख सकी। कागज अभी पढ़ा जा रहा था कि शोभन ने नाटककार मित्र राजहंस भी आ पहुंचे। मेरा मन और अधिक कुंठा से भर आया। शशिकांत जी ने वह कागज उन्हें भी पढ़ाया। मैं जानती हूँ वह कागज वे पहले से ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ने का नाटक किया। अंत में वह कागज शशिकांत जी ने मेरे सामने रख दिया। शब्दों पर मैंने निगाह जमाई, लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं गया। आंखें तरल हो आई थी। शब्द तैर रहे थे और शब्द के अर्थ जाने कहाँ डूब गए थे। वैसे भी अब इन शब्दों का अर्थ मिला भी जाता तो क्या फायदा था। अब जीवन का अर्थ ही खो चुका तो इन शब्दों का क्या अर्थ खोजना। कागज ज्यों का त्यों बिना पढ़े मैंने शंकर भाई को लौटा दिया। उस दिन रेस्तरां के उस रहस्यमय वातावरण में एक छोटे से जीवन की अंतिम निशानी तोरू शोभन को सौंपकर मैं कैसे घर आई थी यह नहीं पता। कागजों पर दस्तखत हुए थे। शंकर भाई, शशिकांत जी, श्रीमती शशिकांत, राजहंस, शोभन ने वकील मेरे और शोभन के सम्मिलित हस्ताक्षरों से युक्त वह कागज आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कानून की नीरस शर्तें किस तरह एक जीवित इकाई को अपने आप में लपेट लेती हैं यह मुझको अब मालूम हो सका। कागज में सिर्फ इतना ही है कि इतने दिन के वैवाहिक जीवन में जो तोरू एकमात्र संबंध बची थी उसे मैं उन्हें सौंपती हूँ। इस बात का हक मुझको नहीं होगा कि मैं उसे कभी भी अपनी बेटी मानूं या अपने पास रखूं। साल में एक बार उसे देखने की अनुमति होगी, लेकिन बिना यह बताए हुए कि मैं उसकी माँ हूँ। मिलने का स्थान और समय शोभन की अनुमति से तय होगा। थोड़े से भारी भारी क्षणों में सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ टूट गया। मैं समझ रही थी कि शोभन तोरू को क्यों इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा था। उन्हें पता था कि माँ से उसे अलग करके रख पाना दुश्वार होगा। बच्चे को लेकर सबसे पहले वह स्वयं ही रेस्टोरेंट के बाहर आए। कार की ओर ले जा रहे थे। बेबी, गाड़ी पर बैठोगी? तोरू खिल गई। तुम्हारी गाड़ी है पापा? हाँ बेटे, मेरी ही है, तेरी भी है, बैठोगी ना गाड़ी पर? कहते कहते उन्होंने कार का दरवाजा खोला था। तोरू पक्षी की तरह फुदक कर अंदर चली गई और अंदर से आवाज देती हुई बोली, तुम भी आओ ना पापा, मम्मी तुम भी आओ ना। एक गहरे सन्नाटे के बाद आशंकित तोरू ने फिर पूछा, मम्मी रोती क्यों है पापा? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब दिया भी क्या जा सकता था। एक पलायन की भावना शोभन में भर गई थी। जैसे तैसे वह कार में बैठा और ड्राइवर से बोले कि घर चलो। आगे बढ़ चली गाड़ी से आती तोरू के रोने की आवाज मेरे कानों में उतर रही थी और कलेजे को फाड़ रही थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। कुमुद चली गई और अपने कहे हुए कि एक धड़ाप से बंद हुए दरवाजे की तरफ उसका वाक्य कमरे के सन्नाटे में मेरे माथे से टकराता है। कठोर निश्चय वाली लेकिन अंदर से पिघलती कुमुद के इस छोटे एकांत कमरे में बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे सफर के लिए निकली हुई बीच में गाड़ी बदलने के लिए रात को किसी छोटे स्टेशन पर उतार दी गई हूँ और यह गाड़ी दूर अंधेरे में खो गई है।
यहाँ एक यात्रा समाप्त हो गई है, पर जैसे दूसरी अगली यात्रा की अंधेरी अधीरता अभी बाकी है। निश्चय के छोटे से स्टेशन पर उतार दी गई मैं सिवा स्मृतियों के बटोरने और उन्हें बार बार उलट कर देखने के अलावा कर भी कह सकती हूँ। यथार्थ के धरातल पर पाँव रखो मेरी दोस्त, कुमुद कहकर गई थी। लेकिन धरातल है कहाँ? कहाँ रखा जाए पाँव? जलती हुई स्मृतियों की राख के अलावा है ही क्या? और कुछ समेट कर रखने की चाह भी नहीं। अब बहुत घुमावदार जीवन के लंबे बहाव का क्या यही उपसंहार है? फिर तो बड़ा निरीह होता है जीवन गाथा का उपसंहार। स्मृतियों की राख की एक छोटी सी ढेरी और बस। कुछ जलती हुई दोपहरियों की तपन और उसासों के शुरू हुई थी यह कहानी। लू, गर्द, धूप और जलते हुए शहर के बीच नई सड़क के एक मकान के ऊपर कमरे में कांपते हाथों में लिखा एक खत। मेरे शोभन, आज फिर वैसी ही दोपहर है और लू चल रही है। आप आते होंगे। इस दोपहर की जलन में भी वे क्षण कितनी शांति देते हैं, लेकिन वे एक टीस भी छोड़ जाते हैं। मेरा हाल जानने आप इस धूप में भी आते हैं तो आपके स्वास्थ्य का क्या होगा, यह सोचकर कांप जाती हूँ। ने कहा है कि वे हम दोनों के लिए रास्ते खोज देंगी। ईश्वर के लिए अब तक अपने आप को ऐसे न जलाइए। आपकी ही कुंतल। यह खत बीच में अधूरा था। तब का वह पत्र विचित्र था। विशेष कोई बात नहीं लिखी थी, फिर भी उस पत्र में जाने कितना कुछ भरा हुआ था। उस पत्र में संवेदनाएं थी, आशंकाएं थी। सामाजिक सूत्र ने नहीं बल्कि अनुभूतियों के सूत्र ने हमें बांध रखा था। 1954 की बसंत पंचमी का दिन था। वे चुपचाप साल में अपने आप को लपेटे धूप में एक आरामनुमा कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने दूसरी कुर्सी पर श्रीमती आनंद के बच्चों के साथ लिए हुए मैं अचानक वहां आकर ठिठक गई। मैंने देखा कि उन्होंने बार बार झुकती हुई आंखें उठाकर मुझे देखा। स्नेह स्निग्ध आवाज में बोले, बैठिए। एक क्षण के लिए मैं कुछ निश्चिंत न कर पाई। श्रीमती आनंद ने कहा, अरे शोभन, मैं तो भूल गई। लो, मैं परिचय करा दूं। ये है कुंतल और कुंतल ये है शोभन। मेरी आंखें जाने क्यों झुक गई थी। संकोच से कंपित मेरे हाथ जुड़ गए। शोभन ने प्रति नमस्कार किया था। जितनी देर बैठी ऐसा लगा जैसे आसपास कोई गंध सी उठ रही है, जैसे कहीं पानी बरस गया हो और भीगी हुई मिट्टी से सुगंध आ रही हो। सुनहली धूप छेड़ छेड़ जा रही हो। अधिक देर वहां बैठा ना रह गया, जैसे तैसे उठकर आ गई थी। दूसरे कमरे में कांपते हुए मन में पुलक के साथ सुना था। श्रीमती आनंद पूछ रही थी, शोभन, तुम अब क्या सोचते हो? तुमने देख लिया ना कुंतल को? तुम्हारी माँ कल मिली थी और कह रही थी कि शोभन कब घर बसा ले तो जीवन सुखी हो जाए। अब तुम निर्णय करो शोभन। फिर उनका स्वर सुन पड़ा। मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे आप जैसी कर्मठ स्वाभिमानी लड़की चाहिए। श्रीमती आनंद बात बीच में काटती हुई बोली, दुनिया में कहीं दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जाने कितने अच्छे अच्छे संबोधन किए थे। उन्होंने शोभन से यह भी कहा था कि अगर वे राजी हो जाएं तो फिर श्रीमती आनंद मेरे पिताजी से भी बात करेंगी। बात शायद आगे और बढ़ती कि तभी आनंद साहब अपने आप कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ आ गए थे। बातों का सिलसिला टूट गया था, लेकिन मेरी कल्पनाओं का सिलसिला जुड़ गया था। बाद में मैंने ध्यान दिया, उस दिन शोभन भी उस साहित्य मंडली से जल्दी ही मुक्त हो गए थे। बीए की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। ऊब को दूर करने के लिए आनंद साहब की पत्रिका के इस कार्यालय में काम करने लगे थे। लेकिन उस दिन इस काम में भी मन न लगा। मन उखड़ उखड़ जाता। मन तो अगले दिन भी नहीं लगा। सुनहली धूप में चादर लपेटकर बैठी आकृति द्वारा मंद स्वर में बोले जाते स्वर कानों के पास तितलियों की तरह उड़ने लगते। सवेरे से लेकर दोपहर तक क्या कुछ कर पाई यह मैं स्वयं नहीं जानती। एक छोटी सी पांडुलिपि का संशोधन करना था। पहले पृष्ठ से पहले पैराग्राफ के आगे बढ़ते ही लगता कि पढ़ा हुआ मैं भूल गई हूँ। पढ़े हुए को फिर दोहराना पड़ जाता। खिड़की की ओर से धूप का एक शरारती टुकड़ा धीरे धीरे मेरी मेज की ओर सरकता आ रहा था।
3 बज गए थे, लेकिन काम अभी भी शुरू नहीं हो पाया था। सहसा अंतर के तारों को जैसे किसी ने अनायास छेड़ दिया। मैं सहम गई। दरवाजे पर शोभन खड़े थे। घबराकर मैं उठ पड़ी। किसी तरह मेरे कंठ से सब निकले, बहन जी उधर हैं। वह भी शायद अचकचा गए थे। पहले हल्के में आंखें उठाकर उन्होंने देखा और जल्दी जल्दी श्रीमती आनंद की तरफ चले गए। सामने रखी हुई पांडुलिपि और भी धुंधली हो गई। कुछ खो जाने के जैसी कचोट मन में उभर आई। उनका ऐसा जाना रुचा नहीं, बल्कि रोकती भी तो कैसे। तभी जैसे एक आश्वासन की तरह श्रीमती आनंद का छोटा बच्चा आया और बोला, मम्मी आपको बुला रही हैं दीदी। जल्दी जल्दी मेज के कागज समेटा और अंदर आई। हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे मेज पर रखे शोभन ने भरपूर आंखों से मुझे देखा। थोड़ा सा अपने आप को चुरा कर मैंने भी उनकी इस चोरी को पहचानना चाहा। बातचीत जारी थी, लेकिन बोले जाते हुए सबसे अधिक जो अनकहा था वह अंतर में सहेजा जा रहा था। आनंद साहब कमरे में आए। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और उसके बाद अंतर में सहेजी हुई उन संवेदनाओं को लेकर वहां से हट गई। बाहर लॉन में ढलती सुनहली धूप में प्लास्क के नन्हे नन्हे फूल रेशमी हवा के थिरते रहे थे। चाह कर भी वहां अटके बिना मैं ऑफिस के कमरे में आ गई। फिर बार बार आंखों से ओझल होते हुए शब्दों वाली पांडुलिपि लेकर बैठ गई। बैठे बैठे कहाँ खो गई मैं नहीं जानती। चेतना जब लौटी, जब मैंने श्रीमती आनंद को मेरे पास खड़े हुए देखा। कुंतल, उन्होंने कहा और फिर अटक गई। थोड़ी देर जैसे सोचकर बोली, कुंतल, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुम भी तो अपनी रुचि बताओ। शोभन साहित्यकार है, प्रतिभाशाली है, समर्थ है, योग्य है। तुम अपना मन खोलो तो आगे बात चले। मन की मधुरता के बावजूद जैसे यातना की एक घुटन घिर आई थी कहीं। अपने मन की मजबूरियां भी चमकने लगी। सच तो यह है कि उन मीठे क्षणों के बावजूद निश्चय के किसी छोर पर पहुंचना मेरे लिए आसान न था। संभवतः मन के इस अनिश्चय का कारण मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि उन सब का मुझ में इतनी रुचि लेना ज्यादा है, लेकिन नहीं करने के लायक मनःस्थिति नहीं थी। वे कहती जा रही थी कि शोभन का भविष्य उज्जवल है, तुम सुखी हो सकोगी। घर पर केवल उसकी विधवा माँ है और वह इकलौता बेटा है। स्वभाव बच्चों का सा सरल है। मन में स्वप्न थे, आकांक्षाएं थी। कुछ नहीं था तो निश्चय हो सका है संकोच ने ही निश्चय को दबा रखा हो। सूरज डूबने को हो रहा था। शाम गहरा आई थी। संस्कार पांवों को घर की ओर खींच रहे थे, लेकिन अंतर्मन मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा था। यह भी शुरुआत तक ऐसे पौधे को जो यत्न से उगता है, लेकिन यत्न के आरक्षित भी किया जा सके, ऐसा नहीं हो पाता। हर रोज विश्वविद्यालय से क्लास लेकर लौटकर वे ऑफिस आते। एक क्षण जैसे भटक कर मेरी मेज की ओर आ निकलते और फिर श्रीमती आनंद की ओर जा निकलते। वहां से उनका बुलावा चाय के लिए आता। फिर वही चाय, वही दृष्टिपात, वही संकोच, वही मौन, सब कुछ। आदमी की सामाजिकता का एक पहलू शायद यह भी है कि वह पारिवारिक संलग्न या कमिटमेंट से या तो बिल्कुल दूर भागता है या फिर उसे ओढ़ता ही चला जाता है। और यह बात अधिक सच होती है कि नारी के संदर्भ में। श्रीमती आनंद की स्थिति लगभग यही रही होगी। हो सकता है कि अपने लेखक पति द्वारा सामाजिकता को बात बात पर काट कर ही जीते चलने के कारण वे यह निर्णय ले बैठी हूँ कि मेरे सामाजिक बंधन को सफल बनाकर वे इसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगी। मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद अतिथि सत्कार के अपने नियम कार्यक्रम की भी उपेक्षा कर रही थी। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें मेरी हाँ मिल गई। बड़े उत्साह से उन्होंने उस दिन आनंद साहब को मेरी स्वीकृति के बारे में सूचना दी थी। दरवाजे पर लटकते पर्दे की हल्की फांक से छुप कर चुपचाप संकुचित आंखों से मैंने देखा था। आनंद साहब ने सुना तो उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए अपरिचित प्रतिक्रिया की परछाई तैरी थी। फिर तुरंत ही खिलकर उन्होंने श्रीमती आनंद को बधाई दी थी। वे बड़े विस्तार से कहती रही कि शादी में वे किसे किसे बुलाएंगी और क्या क्या करेंगी। तभी आनंद साहब ने उन्हें याद दिलाया था
कि कुंतल के अपने माँ बाप की मर्जी भी तो जाननी होगी। कुंतल के माँ बाप की मर्जी? श्रीमती आनंद थोड़ी देर चिंतित हो उठी थी। आखिर यह काम भी निपटाने के लिए तो वह स्वयं आई थी मेरे घर। माँ से पूछा था कुंतल के पापा कब आ रहे हैं। अभी तो आने में कई रोज हैं, माँ ने कहा था। इस पर श्रीमती आनंद ने उनका पता लेकर लिखा। फिर बहुत आत्मीयता के साथ माँ से कहा कि अगर उन्हें ऐतराज ना हो तो कुंतल की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगी। कुंतल की शादी के बारे में? मैं वहां से उठकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि उस दिन भी उन्होंने माँ से शोभन के बारे में यही सब कुछ कहा था। माँ ने उन्हें कह दिया था कि ऐसे लड़के से शादी हो तो इसे स्वयं भी चाहेंगी, लेकिन फिर भी पक्की बात तो तभी हो सकेगी जब कुंतल के पिताजी आ जाएं और शोभन को देख लें। श्रीमती आनंद अंदर ही अंदर थोड़ी सी असंतुष्ट हो गई। उनका उत्साह कुछ टूट सा गया। वह आगे जब तक बात करती रही, उनका मन कुछ बुझा बुझा सा रहा। वह चलने लगी तो मैं भी नीचे आ गई। द्वार तक उन्हें छोड़ने गई। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया तो लगा कि वह बहुत कुछ अनकहा लेकर जा रही हैं। वह दिन विचित्र होते हैं। देखते देखते अंतर्मन का ना जाने कितना कुछ अनायास बदल जाता है। मैंने पाया कि मैं सहसा बदल गई। ऊपर से नीचे तक हर पांव की चाप से कुछ सब निकलने लगे। बचपन का चुलबुलापन और शरारतें जाने कब गायब हो गई। एक अविराम चुप मेरे ऊपर छा गई थी। चलते समय लगता था कि कहीं कुछ हिल जाएगा या टूट जाएगा। मेरे चारों तरफ पारदर्शी शीशे के तारों के पर्दे खड़े हो गए थे। उनमें जाने कितने स्वर थे। हर सांस से वह संवेदनशील हो उठते थे। ऐसा लगता था कि कंठ में कोई स्वर निकलने ही उन तारों को गुंजित कर देगा और जाने कहाँ पहुंचा जाएगा। एकांत निर्बाध एकांत मेरा अपना बन गया था। कुछ भी शब्दों में ना बोला जाकर भी मेरे अंदर एकांत के बीच उन सब ने जाने कितने गोपन संवाद किए हुए थे। श्रीमती आनंद ने मेरे यहाँ से लौटकर पिताजी के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र उन्होंने मुझे सुनाया भी था। उन गोपन संवादों में ही एक संवाद और जुड़ गया था कि इस पत्र का उत्तर मेरी चाहत का उत्तर बन जाए। एक हफ्ते के अंदर पापा का उत्तर आ गया था। कुंतल के लिए इतना कुछ किया गया, इसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया और उन्होंने लिखा था कि वे स्वयं शोभन को देखकर उत्तर देंगे। पिताजी आए, साथ ही कितना कुछ सामान लाए थे। जीजी का ब्याह होने वाला था। उनके ब्याह की तैयारियां की जा रही थी। आने के साथ पापा इन तैयारियों में डूब गए। क्या कुछ नहीं करना होगा। मेरा मन रह रह कर आतुर हो उठता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर एक दिन मैंने साहस करके पूछा, पापा, श्रीमती आनंद अपने खत के बारे में पूछ रही थी। पापा ने सिर्फ गंभीर हूं की और अतिथियों की सूची बनाने में व्यस्त हो गए। आशंका और आतुरता के लंबे लंबे क्षण कैसे बीते मैं नहीं जानती। दोबारा फिर मैंने वही बात छेड़ी और कहा कि वे बहुत अधिक चिंता में हैं मेरे बारे में। वे अंतिम रूप से लड़के वालों से बात करना चाहती हैं। वह शब्द कितनी यातना के विस्फोट के बाद निकले होंगे नहीं कह सकती। तभी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। मन आहत हो उठा। मैं सहम गई। अपने आप पर पछतावा भी हुआ, क्योंकि माँ नए जमाने के दोष देती हैं। कह रही थी कि ऐसी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं लगती। लड़का यह नहीं तो कोई और मिल जाएगा। मैं चुपचाप ऊपर चली गई थी। लेकिन पिताजी दूसरे दिन आनंद साहब के यहाँ गए। आनंद साहब ने शोभन के बारे में सब कुछ बताया था। पापा संतोष के साथ सुनते रहे और तभी बात आई थी शोभन की जात की, और इसी बात पर क्षण भर में सब कुछ बदल गया था। पापा ने अपनी जात से बाहर मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया था। आनंद साहब और उनकी पत्नी हतप्रत हो गए थे। वे आहत हो उठे। शायद उन्हें कल्पना नहीं थी कि यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। बहुत भारी मन से श्रीमती आनंद ने कहा था कि पत्र में उन्होंने सभी कुछ साफ साफ लिख दिया था, क्योंकि शोभन से भी हाँ करा ली गई थी। इसलिए उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी तक कभी जाति का सवाल उठा ही नहीं, वरना वह इतनी गंभीर स्थिति में ना फंस जाती। पिताजी क्षुब्ध थे, बल्कि उनकी बातों से लग रहा था कि वे विजातीय से
शादी की चर्चा छिड़ने के कारण अपमानित भी महसूस कर रहे थे। उसी क्षोभ के साथ वह उठकर भी चले आए थे। वह रात मेरे लिए बहुत बड़े तनाव की रात थी। रात भर नींद नहीं आई। मन जाने कितने गहरे डूबता रहा। सुबह शरीर की नस नस में तनाव था, पोर पोर टूट रहा था। मन न होने पर भी उठी, नहाया धोया, किसी तरह नाश्ता करके ऑफिस जाने को नीचे उतरी। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दी। बहुत गंभीर आवाज़ में पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसी तरह सधी हुई और खुश्क आवाज़ में वे बोले, कुंतल, आज से तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी पारिवारिक शांति और कोई आदर्शों के नाम पर भंग करे। मैं जड़ होकर सुनती रही। एक एक शब्द में तेजाब भरा हुआ लगा। मुझे लगा मेरे रोए रोए से कोई चीर रहा हो। रोना नहीं आया, बल्कि टूटन का एक बादल घिरता चला गया। उन्हीं पैरों वापस लौटी और ऊपर अपने कमरे में आ गई। आशंकाएं और उत्तेजनाएं मन में घिरती उमड़ती रही। फिर विवश हो मैं रो पड़ी। उस एकांत में मैं कब तक रोई नहीं जानती। माँ मेरी चारपाई के पास आकर खड़ी थी। मुझे रोते हुए निश्चय ही उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। चारपाई पर उन्होंने एक लिफाफा रख दिया और बोली, लिस्ट से देखकर इन पर पते लिख देना। वह चली गई और मैं बैठ गई। बैठे बैठे निश्चय की कि एक धुंधली सी छाया उभरी। उसी तरह उठकर नीचे आई। बिना किसी की ओर देखे आंगन में रुककर मैंने कहा, काम पर जाना नहीं है, लेकिन हिसाब किताब संभालना होगा, इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। माँ ने सुना, पिताजी ने भी सुना, लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। धीरे से बाहर आ गई। आज वह ऑफिस पहले वाला ऑफिस नहीं था। आज वह मेरा ऑफिस नहीं था। वहाँ की वह धूप, वहाँ की हवा, वहाँ के वातावरण में घुली हुई स्मृतियाँ, वहाँ का कुछ भी अब मेरा नहीं रहा था। व्यवस्था मेरे कंठ में घुटती जा रही थी। आंखों में आंसू छलक आए। धीरे धीरे ऑफिस का सामना ठीक किया। ड्राइवर से निजी वस्तुएं बाहर निकाली। मन फिर कचोट गया। कागजों के ढेर के बीच मखमल की जिल्द पर एक रुपहला अक्षर चमक रहा था। के यानी कुंतल। कुंतल को शोभन की ओर से एक भेंट। मखमल में मढ़ी शोभन की पहली किताब। 14 मार्च को संवेदनाओं की बहुत सी छोटी सी कथा को उपसंहार देने के लिए ही क्या यह नीला भेंट दिया गया था। उस दिन होली थी। लाल पीले और जाने कितने रंगों के अबीर लेकर आए उस पर्व को पहली बार एक स्नेह स्पर्श प्राप्त हुआ था। उसी दिन परिणय के प्रतीक के रूप में यह नीली भेंट शोभन ने मुझे दी थी। डूबता सूरज आसमान से धरती तक केसरिया रंग बिखेर रहा था। हंसी और रंग में डूबे हुए थे शोभन। खुद मैं साहस नहीं कर पाई थी, इसलिए रंग देकर बेबी को भेजा था कि वह शोभन को रंग दे। रंग से चौंक कर शिकायत और कृतज्ञता मिली। भावना मेरी ओर देखा गया। थोड़ी देर बाद जाने कब चुपचाप वे आए। हथेलियों में रंग लगा था। विवश मैं प्रतिरोध नहीं कर पाई। दोनों हथेलियों का रंग मेरे गालों पर और अधिक लाल कर दिया गया। उस दिन वह रंग कई रोज तक रहा और उसके बाद उतर कर भी नहीं उतर पाया। किसी चीज को रंगना कितना आसान होता है, लेकिन रंग चढ़ जाए तो क्या उसे उतारना उतना ही आसान। लज्जा के उस आरक्त रंग के साथ क्या यह मखमली संवेदना समेट कर रखी जा सकती है? रख कर होगा भी क्या? लेकिन स्नेह का प्रसाद क्या किसी कृतज्ञ ने भी फेंका होगा? क्या मुझ में कृतज्ञ बना जा सकता है? इस भेंट को यत्न के साथ मैंने कागज में लपेट लिया। मेज की ड्रायर सावधानी से बंद की और धीरे धीरे अंदर आ गई। श्रीमती आनंद पलंग पर लेटी थी। ऐसा लगा कि एक ही दिन में बीमार हो गई हूँ। उनके मन को और सम्मान की चोट पहुंची हुई थी और संदेह नहीं है इस बात में। मैं धीरे से उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने भी उनकी ओर देखा। मैं कुछ भी नहीं बोल सकी, वह भी मौन रही। तभी मैंने देखा आनंद साहब शोभन के साथ अंदर आए। शोभन आशंकित तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा सा चकित अवश्य थे कि इस तरह बुलाए जाने का क्या कारण हो सकता है। हमेशा की तरह हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन आज मुझे लगा कि प्रति नमस्कार के लिए उठते मेरे हाथ जैसे बेजान हो गए हैं। किसी तरह उठकर मैंने 2 कुर्सियां उनकी ओर खींच दी।
बैठने के बाद शोभन ने महसूस किया कि यहाँ कुछ असाधारण है। कम से कम वातावरण सहज तो नहीं है। उनके चेहरे पर एक विवश प्रश्न चिन्ह उभर आया। बहुत सावधानी के साथ आनंद साहब ने बात शुरू की। एक एक वाक्य सहेज कर बोलते हुए उन्होंने पिछले दिन के कुछ बीती थी सारी बातें का वर्णन कर दिया। बात समाप्त होने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। साहस करके हल्की सी निगाह उठाकर मैंने देखा तो लगा कि शोभन यातना की कहीं गहराइयों में ऊपर आने की कोशिश कर रहे हों। थोड़ी देर बाद उनका वह प्रश्न चिन्ह मेरी ओर उन्मुख हो उठा। आनंद साहब बोले, कुंतल, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी तो कुछ निर्णय लेना होगा। मैं क्या निर्णय लूं? मुझे तो आज के बाद घर के बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है, मैंने भर्राए हुए गले से कहा और रो पड़ी। श्रीमती आनंद ने उठकर मुझे उठाया और बाहर ले चली गई मुंह धुलाने के लिए। आनंद साहब बोले, हिम्मत रखने से काम चलेगा कुंतल, ऐसे रोने धोने से क्या होगा। शांत होकर बैठो तो बात शुरू की जाए कि क्या किया जाए। श्रीमती आनंद ने कहा, मन में स्पष्ट होकर बताओ, ऐसी परिस्थिति में माँ बाप ने जो कहा है उससे बंधकर चलोगी या स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लोगी? अगर स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लेना है तो निश्चय ही साहस खोकर काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर के मौन के बाद फिर उन्होंने कहा, शायद तुम उसे अनधिकार चेष्टा मानो, लेकिन अन्यथा ना मानो। मैं एक बात कहूं तुमसे, तुम गाय नहीं हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कहीं कोई बांध नहीं सकता और यह संभव भी नहीं है। लेकिन मुझे घर में कैद कर देंगे तो मैं क्या कर सकूंगी, मैंने कहा। वातावरण और गंभीर हो रहा। गंभीरता के उसी वातावरण में एक साप्ताहिक योजना बनी। उसे मैं षड्यंत्र नहीं कह सकती, उसे मैं दुर्संधि भी नहीं कह सकती। हाँ, आज लगता है कि उस योजना में दुर्भिक्ष संधि ही थी, भाग्य की दुर्भिक्ष संधि। उस योजना की संपूर्ण परिकथा अपनी पूरी नाटकीयता के साथ सावधानी पूर्वक लिखी गई थी। नाटक की पृष्ठभूमि थी उस दिन से 15 दिन बाद तक वह घड़ी जब मेरी बहन का बारात आने वाली थी। उस नाटिका का अगला कदम यह था कि विवाह के उसी शोर के बीच में कमरे से बाहर आ जाऊंगी, चुपचाप। बारात की हलचल में शायद ही किसी को मेरे बाहर आने का पता चले। घर के बाहर अस्वस्थ भीड़ में से थोड़ा सा अलग मिलेंगे आनंद साहब और उनकी पत्नी। वहां से तुरंत मैं शोभन के एक और मित्र के घर पहुंचूंगी। वहां मंडप पहले से ही तैयार होगा। कुछ कपड़े, सिंदूर और अंगूठी की भेंट के साथ पंडित विवाह संपन्न करा देंगे। योजना प्रभावशाली थी, इसमें संदेह नहीं था। इसके एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया था। अंततः शोभन ने एक सवाल किया, सीधे मुझसे, कुंतल जी, आपने पूरी तरह सब सोच लिया है ना? साहस आवश्यक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका साहस बीच में ही टूट जाए। वैसी स्थिति में हमारा भविष्य जो है, आपको भी बहुत कठिनाइयों में सामना करना पड़ेगा। योजना का एक एक चरण किसी चलचित्र की तरह मेरे मनस्पटल पर छा रहा था। हर चरण के आगे आशंकाओं के बादल घिरते आ रहे थे। उस दिन का काल्पनिक एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने तैर गया, और कैसे इस घटना के घटते ही शहर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। योजना पूरी हो चुकी थी, योजना के पात्र भी निश्चित हो चुके थे। सहसा आनंद साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि अब थोड़ी देर इन दोनों को अकेले एक दूसरे के मन आंख लेने दो। वे दोनों बाहर चले गए। हम आशंकाओं से लड़ते हुए बैठे रहे। बहुत लंबी खामोशी के बाद शोभन ने जैसे साहस बटोर कर मुझसे पूछा, कुंतल जी, मैंने जो कहा था कोई शंका हो तो अभी ही कह दे, ताकि हम सब मिलकर उसका कोई हल खोज सके। संकोच या संदेह से काम नहीं चलेगा। एक बात जो बहुत देर से मेरे मन में घूम रही थी मेरी जबान पर आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों ने यदि मुझे स्वीकार ना किया तो क्या होगा? एक बार आकर फिर वापस लौटना संभव ना होगा। शोभन ने सुना और गंभीर होकर बोले, देखो कुंतल, अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ और मैं उस समय तुम्हारा साथ ना दे सकूं
तो मुझसे अधिक कायर और नीच कौन हो सकता है। विश्वास करो कुंतल, मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। गिनती के कुछ ये शब्द जीवन की एक नई परिभाषा होते हैं, एक नया आश्वासन होते हैं। यह उस दिन मैंने जाना था। नाटक की परिकथा के इस उपसंहार के साथ शाम गहरा गई थी। तन मन इतने भारी हो आए थे कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं थी। फिर भी वापस लौटना ही था। अभी आशंकाओं के किनारे खाकर अमास भरी 2 अंजुलियां जोड़कर उठ खड़ी हुई। घर तक का वह रास्ता न जाने कितना लंबा और अंधेरा महसूस हुआ। घर रहकर लगता जैसे कोई अनहोनी पीछा कर रही है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा आजीवन, शब्द गूंजते और मैं संयम होकर आगे बढ़ती। उस लंबे रास्ते के साथ साथ मेरी यातना भी बढ़ती जा रही थी। मानसिक तनाव ने थोड़ी देर में ही मेरे रक्त में ज्वर फैला दिया था। रात बहुत ही लंबी बीती, नींद नहीं आई। रह रहकर प्यास लगती और ठंडा पसीना छूटता। सुबह मुझे तेज बुखार था। सारा घर तैयारियों में व्यस्त और बुखार और आशंकाओं से तपती हुई मैं अकेली बिना कुछ खाए पिए कमरे में सारे दिन पड़ी रही। बुखार उतर गया लेकिन मस्त स्वस्थ नहीं हुआ। खाना आता और मैं अनछुआ ही लौटा देती। एक दिन सुना पिताजी क्षुब्ध होकर कह रहे थे, मर जाने दो उसको। अगर वह समझती है कि उसके भूखे रहने से हम झुक जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उस अवांछित भूख हड़ताल का 6ठा दिन बीत गया। भूख मानसिक तनाव, आशंकाओं और स्वजनों के विरोध से मन टूट टूट रहा था। मन की उस टूटन से कहीं निवृत्ति नहीं थी। स्वजनों की जिद ने मेरे निश्चय को और अधिक कठोर कर दिया था। लगता था जैसे मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं है। टूटन और घुटन के उन क्षणों में मुक्ति का वह विकल्प बार बार आंखों के सामने नाचने लगता। मन कहता कि या तो कोई प्राणघात चीज हृदय से गहरे उतर जाए या फिर ऊंचे से गिरकर अपने आप को चूर चूर कर लूं। किसी तरह घिसट कर बिस्तर से उठी और बारजे तक पहुंच गई। बारजे से नीचे सड़क पर मुझसे बिल्कुल अप्रसंग संसार का प्रवाह बहता जा रहा था। बस यही है वह क्षण मुक्ति, यातनाओं सहित अपने आप को अव्यक्त और समाहित कर देने का क्षण। बस निश्चय करना होता है, अंतिम निश्चय। इस बारजे के नीचे ही मुक्ति है। लेकिन तभी समूचा दृश्य सहसा तरल होने लगा, तरल होकर धूमिल हो गया। निश्चेतन के पर्दे आंखों पर उतर आए। आत्महत्या की प्रार्थनी शरीर की छूटन से विवश मूर्छित होकर बारजे से लटक गई। कितनी देर वह मूर्छा रही मैं नहीं कह सकती। सहसा जैसे अमृत स्पर्श आंखों पर महसूस हुआ। बारजे से नीचे बहते हुए उस जन प्रवाह में वह अमृत बिंदु एक परछाई की तरह दिखाई दिया। एक क्षण के लिए लगा कि वह मेरा स्वप्न है, लेकिन वह बंद आंखों का स्वप्न नहीं था। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, शब्द गूंजे और मैंने देखा कि वहां नीचे सड़क के उस पार थे शोभन, मेरे आश्वासन की एक मूर्ति। मन में यह सोच नहीं पाई थी कि यह सत्य है या दिवा स्वप्न, लेकिन यह भ्रम नहीं था, सत्य था। सत्य के अलावा और किसी में इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि मन की टूटन को इस तरह सहेज सहला दे। आश्वासन का ऐसा सत्य अगर अनायास आ जाए तो संवेदनाओं को इतना हल्का कर देता है कि किसी सहज ही मूर्छित हो जाए। लेकिन यातना के भार से मूर्छित व्यक्ति इस हल्केपन से जी जाता है। मैं उस क्षण में जी गई। उसी एक क्षण ने मेरी जीवन शक्ति को नया आश्वासन दे दिया। निराहार के द्वारा जीवन की बाजी लगाई गई थी। किस लिए? शायद उसी एक आकृति के लिए। तब फिर उस आकृति से अलग जीवन का उपसंहार कैसे किया जा सकता है? चेतना लौट आने के बावजूद मैं मंत्रीबद्ध वहां खड़ी रही। तभी पीछे से छोटी बहन ने मुझे टोका। वह अपने ही उत्साह में थी। उत्साह के उस शिखर के नीचे आए बिना ही उसने कहा, धूप में वहां क्या देख रही हो जीजी? मालूम है इस तरह बुखार आ जाएगा। तुमने भी अपनी अजीब हालत बना ली है। मन कठोर हो आया। मुझे लगा कि उसके उत्साह ने मुझे आहत और किसी सीमा तक आतंकित कर दिया। क्षोभ की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। चाहा कि उसे कोई कड़वी बात कहूं, लेकिन मन को रोक गई।
सिर्फ इतना ही कहा कि बहुत बोलना अच्छा नहीं लगता, अपना काम देखो। वह अचक कर चुप हो गई और धीरे धीरे वापस लौट गई। कुछ क्षणों का वह व्यवधान भी मुझे खल गया। लौट कर नीचे वह आकृति नहीं थी। बहुत भारी मन लिए हुए मैं लौट आई और अपनी पलंग पर लेट गई। जाने कितनी देर तक मैं सोई होंगी। नींद खुली तो देखा कमरे में माँ और पिताजी दोनों ही मौजूद थे। अपने मन के निश्चय के बावजूद उनका उस समय वहां होना मुझे आतंकित कर गया। सीधे आंखें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों की कोर से जो कुछ देखा उससे लगा पिताजी भी स्वयं कुछ कहने के लिए शब्द खोज रहे हैं। अपने आप को बहुत संयत करके उन्होंने गिने चुने शब्द फिर वही बात दोहरा दी जो अब तक कहते आए थे। हाँ, उन शब्दों में दंश पहले कम थे। उन्होंने कहा कि इतनी प्रतीक्षा के बाद हंसी खुशी का दिन आया है। घर में पहली शादी है, गाना बजाना और खुशियां होनी चाहिए, जबकि तुमने अपने आप को ही नहीं सबको सता रखा है। जरा दीदी की ओर ध्यान दो, वह आखिर क्या सोचेंगी? यही ना कि तुम्हें उसके विवाह की खुशी नहीं है। माँ के स्वर में और अधिक कोमलता थी। उन्होंने जैसे पिताजी की बात का ही उपसंहार करते हुए कहा, कुंतल उठो और नहा धो लो, कपड़े बदलो और नीचे चलो। संभव है कि उन्होंने उत्तर की उपेक्षा की हो, लेकिन उत्तर हो क्या सकता था? यह तो समझौता भी नहीं था। केवल आत्मसमर्पण के लिए ही तो यह उपवास किया नहीं गया था। थोड़े से अंतराल के बाद माँ ने धीमे स्वर में बताया कि रिश्तेदार आ चुके हैं। वो सब क्या सोचेंगे? रस्में होती हैं, ऐसा समय तुम्हारे यूं पड़े रहना लोगों को कैसा लगेगा? इसके बाद बहुत सावधानी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इच्छा है कि इस शादी के निमट जाने के बाद मुझे लेकर दिल्ली चली जाएगी और इस तरह दूरी और समय का अंतराल घावों को भर देगा। संभव है कि इस तरह घाव भर जाते, लेकिन कटा हुआ कुछ जुड़ नहीं सकता। जैसे यह संभव होगा कि मैं अपने अस्तित्व का आधा हिस्सा काट कर जी लूं, और कुछ भी हो, जीवन तो नहीं होगा। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। सन्नाटा विस्फोट भी था, जैसे आंधी आने से पहले घुटन बढ़ रही हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई बाहर आ गया हो और अनुशासन से छूटकर बोलने लगा हो। शब्द तो मेरे ही थे। उस क्षण उन पर प्रतिक्रिया हुई होगी, यह तत्काल नहीं जान पाई थी। बहुत दृढ़ स्वर में मैंने उन्हें कह दिया था कि अगर मेरे और शोभन के बीच दीवार खड़ी की गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संभव है दीदी जिस समय मंडप में हो, मैं इस घर से दूर जा चुकी हूँ। वे शब्द नहीं, बाण थे, यह अब मुझे लगता है। उन बाणों से विद्ध होकर व्यथित मन से पिताजी ने अस्फुट स्वर में केवल इतना ही कहा था, बस करो, अब बस करो, इसी दिन के लिए तुझे जन्म दिया था ना। इतना कहकर वह माँ के साथ उठे और बाहर चले गए। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बिना मेरी ओर देखे बोले, एक बात सुन लो कुंतल, तुम्हें तो इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है। रोमांटिक हो कि वह कवि और लेखक है, लेकिन इसलिए कहता हूँ कि वह जो आज तुम पर अपने प्राण देता है, कल उसकी संवेदना किसी और के लिए भी हो सकती है। ठीक है पिताजी, अगर वह दिन भी आ गया तो आपके घर लौट कर नहीं आऊंगी, चाहे कहीं भी चली जाऊं। वे 2 क्षण हतप्रभ खड़े रहे, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गए। उनके जाने के ढंग से लग रहा था कि जैसे उनके मन के अंदर कुछ टूट गया हो। सारे घर में वैसी ही भयानक उदासी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने सुना मेरे होने वाले जीजा जी को बुलाया गया था। समस्या उनके सामने भी रखी गई थी। पिताजी उनसे बार बार पूछ रहे थे, आप ही बताइए इसे कैसे समझाया जाए, अब क्या जाए। जीजा जी इस समय कर भी क्या सकते थे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा कि आपको पहले से बताना चाहिए था। बता देते तो हो सकता है मैं उसे समझा लेता। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे थके हारे टूटे हुए मन में एक पुलक भर गई। उन्होंने कहा, पिताजी यूँ मुझसे पूछिए, लड़का बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे। मैं जानता हूँ उसे, अच्छा लेखक है, कई किताबें छप चुकी हैं
और फिर यह भी तो सोचिए, जैसे कुंतल ने कहा है, अगर कहीं वैसा ही कर बैठी तो। वैसे आप बड़े हैं, जैसा चाहे वैसा करें। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद जैसे एक विस्फोट की तरह पिताजी ने ऊंचे स्वर में कहा, ठीक है, वही जीती, मैं हारा। बुला लो उस धूर्त को, मैं बात कर लेता हूँ। भावनाओं के अतिरिक्त बाकी सब ज्यों का त्यों ही था। कई दिनों के उपवास के बाद अभी एक एक दाना मुंह तक नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ हरियाली से भर गया है। हवा में सुगंध आ गई है। खोए हुए प्राण मुझे मिल गए हैं। शोभन आए, उनके साथ उनकी माँ भी। जीजा जी ने जल्दी से उन्हें बिठाया। हाँ, माँ और पिताजी का असंतोष पिघल नहीं सका। उन्होंने संभवतः उन्हें नमस्कार तक नहीं किया। मेरे आश्वासन के क्षण अभी सीमित ही थे। बहुत तेजी के साथ शोभन कांपते हुए पिताजी ऊपर आए। सहसा बोले, क्या देखा था तुमने उस लड़के में? अभी भी ना कर दे बेटी, अभी भी संभव है। क्यों हम सबकी इज्जत धूल मिलाने में लगी हो? मैं उठ खड़ी हुई। मेरा खोया हुआ साहस लौट रहा था। मैंने कहा, पिताजी, वह जैसा भी है मेरा है। इतना कहने के बाद सहसा जैसे वहां भूचाल आ गया। वे क्रोध से फट पड़े। सहसा जैसे उन पर क्रोध का पागलपन सवार हो गया। आसपास जो कुछ भी दिखा उठा उठा कर मुझ पर पटक दिया। जब कुछ भी हाथ ना आया तो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगे। अगर यही बात है तो यह शादी होने के बजाय मैं तेरे प्राण ले लूंगा। माँ ने किसी तरह उन्हें छुड़ाया। ऊपर से इस शोर से घबराकर जीजा जी आ गए। जैसे तैसे खींचकर वह पिताजी को नीचे ले गए। माँ मुझे उठाकर नहीं, मैले कुचैले कपड़े में नीचे ले गई। शोभन उठकर खड़े हो गए। उनकी माँ ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में ले लिया। आंखों में आए हुए दर्द के आंसू मैंने रोक लिए। शोभन की माँ का स्नेह उमड़ रहा था। वातावरण के दुखद होने के बावजूद उनका उत्साह उनके चेहरे पर उतर आया था। मुझे अपने पास बिठाकर उन्होंने रुमाल से जल्दी जल्दी एक डिबिया खोली। डिब्बी में एक अंगूठी थी, रंगीन, मीनेदार। यत्नपूर्वक कांपते हुए हाथों से उंगली में पहनाकर उन्होंने मेरा हाथ अपने करीब खींचकर चूम लिया। लाश से भरकर मैं सिमट गई। चाहा कि उस क्षण शोभन को नमन कर लूं, लेकिन केवल सिर नीचे झुकाकर ही रह गई। वही तत्काल बिना किसी औपचारिकता के रूखे स्वर में पिताजी ने सब कुछ तय कर दिया। 15 अप्रैल को कुंतल दीदी की बारात आएगी। 16 को सवेरे विदा हो जाएंगी। 17 को शोभन 10-15 आदमियों के साथ बारात लेकर आएंगे और ये झंझट खत्म कर देंगे। हमारा मन तो बुझ गया है, जबरदस्ती है, कर देंगे। शोभन ने उनके पांव छुए। हाथ बढ़ाते हुए पिताजी पीछे हट गए। बोले, बस हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हल्के से आंख चुरा कर देखा, शोभन बहुत गंभीर थे। मन आहत था। बालों में उंगलियां डालकर जिस तरह वह उन्हें सहेज रहे थे, उससे लग रहा था कि बहुत अस्थिर हैं। चलते समय शोभन की माँ ने फिर मुझे बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। कार्ड छपकर आए। कार्ड क्या, उदासी का पैकेट थे, ज्यों के त्यों कागज में लिपटे, धागे से बंधे रसीद सहित मेजों पर पड़े थे। चाह कर भी पैकेट मुझसे ना खोला गया। पैकेट के साथ छपे हुए कार्डों का एक नमूना था, मैला सा। हाथ में उठाकर मैं देर तक देखती रही। तभी मुझे लगा कि बैठक में कुछ अप्रिय हो रहा है। शोभन के यहाँ से कोई संदेश आया था। शोभन की माँ ने कहलवाया था कि बहू के लिए कपड़े गहने खरीदने होंगे, वे उसकी पसंद के हों, इसलिए थोड़ी देर में कुंतल को साथ भेज दिया है और जाए उसके साथ ले आए। पिताजी सुनते ही विरक्त होकर बोले, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा उस पर कोई जोर नहीं है, जहाँ चाहे चली जाए। और मैं गई थी। बहुत दिनों के बाद निकटता के वे अमूल्य क्षण मुझे मिले थे। साहित्यकार क्या जीवन से हटकर रहता है, और अलग रहता है तो कितनी दूर। ऐसा लगता है कि बाहर आकर उस दिन मेरे मन में यह कौतूहल भी पैदा हो गया था जिसे लोग दुनिया से अलग थलग रखना चाहते हैं। वह एक प्रकार से साहित्यकार का दुनियादारी से अजनबीपन भी कहा जा सकता है। आम आदमी और कृतिकार में अंतर यह भी होता है
कि जहां आम आदमी खरीदी जाने वाली चीज़ को उसकी कीमत में आंकता है, वहीं कृतिकार उसे रुचि से तौलता है। साधारण कपड़े ही थे जो खरीदने थे, लेकिन उस खरीदारी में शोभन की अभिरुचि उन्हें मूल्य देती रही। कई दुकानें देखने के बाद कपड़े खरीदे गए। संकोच की दूरी धीरे धीरे एक सरस आत्मीयता बन गई थी। बीच बीच में ऐसा भी लग रहा था कि अगर रुचि की चीज़ जल्दी न मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह स्नेह संकोच के वह क्षण अधिक से अधिक लंबे किए जा सकते थे। लेकिन उन आतुर क्षणों का विराम आया ही। अंतिम दुकान से बाहर आते ही सामने दिखे आनंद साहब और उनकी पत्नी। मुझे भी सहसा उनका मिल जाना अच्छा लगा। औपचारिकता के बाद उनके स्वर में उलाहना उभर आया। दर्द से भर कर वह बोली, मुझे तो तुम्हारे पिता ने बुलाया भी नहीं। ठीक है, ऐसा मेरा अधिकार भी क्या है। हाँ, कुछ आराम मेरे भी हैं। चाहती थी कि उन क्षणों का आनंद मैं बटवाऊं। उलाहने में स्नेह संकोच के मधुर खेल को इस तरह आलोड़ित किया गया था कि स्थिर पानी में कुछ गिर गया हो। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि शोभन भी इन क्षणों का इस तरह उपसंहार नहीं होने देना चाहते थे। बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा कि थोड़ी देर घूम लेने में कुछ हर्ज नहीं होगा। उन क्षणों को और कितना लंबा किया जा सकता था। घर लौटी तो फिर वही अजनबीपन, उदासी और उपेक्षा। सबके मन खिंचे हुए थे। रिश्तों में अजीब तनाव भरा हुआ था। भीड़, शोर और मंगलमय वातावरण के बावजूद सब कुछ पराया सा लगता था। चारों ओर लोग भरे हुए थे। पड़ोस की उत्साही लड़कियां बीच बीच में गीत भी छेड़ देती थी। बाहर कनात लगाकर बन रहे पकवानों की गंध धुएं के ऊपर छाई गमगहानी उदासी को परतों में तोड़ रही थी। रात उतर आई थी। गैस बत्तियां जलाई जाने लगी थी और बिजली के बल्बों वाली पट्टियों पर लिखे स्वागतम को दरवाजे पर लगाए जाने के लिए शोर मच रहा था। फूलों और पत्तियों से सजाए गए द्वार, कुछ टहनियाँ किसी बच्चे ने तोड़ ली थी और कुछ दूसरे बच्चे उसे लेकर शोर मचा रहे थे। उस सारे शोर के जंगल में लड़कियां गीत पंख फैलाए उड़ने लगी थी। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी नी बेटी, केहो जयावर खोजिए, तैना बिच्चो चांद सबर खोजिए। सीढ़ियों पर पांव ठिठक गए। शोर को और अधिक शोर बनाते हुए भी वह गीत मेरे लिए शोर नहीं था, वह अपना मेरा मन था। चंदन की ओट ही नहीं, समूचे संसार की ओट लेने की चाह थी। कहाँ खोज लूं अपना एकांत, जहाँ केवल मैं रहूं और मेरे तारों के बीच वह चांद। मन भर आया। ऊपर आई और कमरा अंधेरा पड़ा था, लेकिन छत पर बहुत कोमल उजाला फैला हुआ था। उजाला आकाश से धीरे धीरे उतर पड़ा था। नीले भूरे आकाश पर चांद लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता है। वह बोलने के लिए अपनी चुपचाप नीचे उतरेगा और नीचे उतरकर मेरे कंधे पर आ बैठेगा, संदेश लाने वाले किसी धवल कपोल की तरह। हवा के हल्के थोपड़े ने सामने खींचे गीत सुनाई दे रहे थे। तरैया किच्चे चांद सबर खोजिए। एकांत में उभरते उनके चित्र, एक चित्र उभर आया आनंद दंपति का। मुझे ऐसा लगा कि उनकी उपेक्षा मेरी अपनी कामनाओं की उपेक्षा है। तारों के बीच चांद की एक खोज का अध्याय लिखा तो उन्होंने ही था। उसके उपसंहार पर उनके बजाय शून्य रख दिया गया है। मैं सोच सोच कर थक गई। चांद को छूता हुआ बादलों का एक नन्हा सा टुकड़ा तैरता चला जा रहा था। मेरी आंखों में नींद भर आई थी। अंधेरे कमरे में आई और बिना बत्ती जलाए चुपचाप पलंग पर लेट गई। मन ही मन निर्णय और किया कि कल जैसे भी आनंद साहब के यहाँ जाना होगा और इस अवहेलना के लिए निजी तौर पर क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन आनंद साहब के यहाँ पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ अजनबी हूँ। किसी तरह अंदर गई। स्टडी रूम में आनंद साहब मेज पर झुके हुए, दिए जलाए कुछ लिख रहे थे। मेरी आहट से उन्होंने सिर उठाया और खिल गए। कलम नीचे रखकर एकदम बोले, अरे कुंतल, कैसी हो भाई? इधर आने की इजाज़त कैसे मिल गई? मैंने आभार सहित उन्हें झुककर नमस्कार किया और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा मन अब भी आहत और उदास था। मेज पर सिर झुकाए हुए मैंने बताया, अपनी एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आई हूँ। पापा ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा,
इसका मुझे गहरा दुख है। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आने की बात एक क्षण बाद ही कुछ अस्वाभाविक सी लगी। झुके हुए लैंप की रोशनी उनके चेहरे से निचले आधे हिस्से पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कुछ अस्थिर हो उठे हैं। मैं कहती रही, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि ऐसा समय आप ना हो। मेरी आंखें गीली हो गई। मैंने रुमाल आंखों पर रखा तो अपने बालों पर एक स्पर्श महसूस किया। हाथ आनंद साहब का था। वे बोले, पागल हुई हो कुंतल, हमारा उसमें क्या है? तुम्हें और शोभन को मैं निकट ला सका, यही मेरे मन का आश्वासन है। तुम सुखी रहो, हम सम्मिलित हों या ना हों, अंतर क्या पड़ेगा? कहकर वह कुर्सी से उठे और मेरी ओर आ गए। पहला आंसू शायद कठिनाई से निकलता है, किंतु उसके बाद अंतिम आंसू कठिनाई से रुकता है। मैं रोती जा रही थी। उन्होंने आतुर होकर मेरा सिर अपनी बाहों में दबा लिया। स्नेह पाकर मन अब खुलकर रो लेना चाहता था। आनंद साहब बोले, पगली, तेरा मन जो चाहता है हो गया, अब रोने का क्या काम है? सच कहता हूँ, तुम्हें रोते देखकर मन टूटता है। मेरे कंधे दबाकर उन्होंने मुझे कुर्सी से तकिए से टिका दिया और जल्दी से उठकर पानी का गिलास ले आए। पानी मुझसे पिया नहीं गया। रुलाई फिर फूट पड़ी। मुझे अपने कंधे की ओर खींचकर सहलाते हुए उन्होंने माथे पर एक हल्का सा चूम लिया। हल्की सी एक विरक्त मन में उभरी, लेकिन दर्द के बहाव में बह गई। उस तरह सहलाते हुए उन्होंने अचानक मुझे जोर से भींच लिया। मेरी मुंदी हुई आंखें कुछ देख नहीं पाती कि सहसा उन्होंने चेहरा अपनी ओर खींचकर मेरे होठों पर अपने होंठ जमा दिए। नर्म संवेदनाएं अचानक चीख पड़ी। अज्ञात भय की चिंगारियां क्षण मात्र में मेरे रोम रोम में छू गई। स्नेह का आश्वासन पलक मारते ही किसी मिट्टी के खोखले खिलौने की तरह टूटा और उसके अंदर से एक घिनौना कीड़ा बाहर आ गया था। कमरे की हवा में जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद की तमन और दुर्गंध भर गई। वह घिनौना कीड़ा किसी दुर्दांत पशु की तरह आतंकित करता हुआ मुझे निगलने की कोशिश करने लगा। आतंक से भरकर मैं तिलमिला उठी और उससे छूटने की कोशिश में छटपटाने लगी। पशु उन्मत्त हो चुका था। उसके पंजे सहसा घिनौने करने की कोशिश में उपटने लगे थे और कठोर हो आए थे। मुझे लगा जैसे उन पंजों के नाखून मेरी गर्दन और छातियों पर धंस जाएंगे। मेरी सांस घुट रही थी। उसका पशु बल जाग उठा था और उसने मुझे कुर्सी से खींच लिया था। मेरे छटपटाते हुए हाथ पैर बचाता हुआ वह मुझे सोफे की तरफ खींचने लगा। विवश और आतंकित कंठ से चीखने की बजाय एक कराह भर निकल पाई। उस कमरे में चारों ओर जुगुप्सा और घिनौनापन जोर जोर से नाचने लगा था। कातर और असहाय होकर मैंने एक बार चारों ओर देखा। इसी बीच उनके होंठ फिर मेरी ओर झुक गए। अपनी बाह छुड़ाकर मैंने उनके चेहरे को पीछे ढकेलना चाहा, लेकिन पशु ने अपने कठोर पंजों से मेरे हाथ पकड़ लिए। असहाय की चरम सीमा पर पहुंचकर किसी डरी हुई गाय की तरह मैंने उसके पंजे दांतों से काटे। पीड़ा से कराह कर वह चौंक गया और बंधन कुछ ढीला हुआ। इसी एक क्षण का लाभ उठाकर मैंने झटके से अपने आप को मुक्त किया, जैसे किसी मछुए की उंगलियां ढीली हुई हों और मछली तड़प कर बाहर आ गई हो। इस तरह मैं उसके बंधन से छूट गई। किसी तरह झपट कर मैं दरवाजे तक पहुंची। पशु ने दोबारा आक्रमण करना चाहा, लेकिन अब मुझ में प्रतिरोध उभर आया था। मैंने उसे झटका दिया और फिर बिना किसी की ओर देखे झपटती हुई मकान से बाहर आ गई। आवाज में मेरा रक्त खौल रहा था। मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं चाहती थी। तभी उधर से एक खाली रिक्शा गुजरा। मैंने कैसे उसे रोका और कैसे उस पर बैठकर घर तक आई यह मैं नहीं जानती। जैसे सैकड़ों आंधियों ने मुझे ढकेला हो और मैं उससे गुजर रही थी। मेरे अंग अंग जहरीले सांप चिपटते जा रहे थे। एकांत पाकर भी मन शांत नहीं हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे चारों ओर डरावना जंगल और अंधेरा छा गया हो। जंगल और अंधेरा दोनों ही अछोर थे और ऐसा लगता था जैसे उस अछोर जंगल और अंधेरे से डरावने पशु मेरी ओर घूर रहे थे। वह नींद थी
या मूर्छा मैं नहीं कह सकती। कुछ घटा था। वह डरावना स्वप्न की तरह चारों ओर नाच रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सचमुच दुर्घटना की बजाय दुर्घटना का भय अधिक कष्ट देता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। किसी ने मेरे कंवारेपन को फांसी देना चाहा था। यह संयोग ही था कि अंतिम क्षण में मैं बच गई थी, किंतु वह बचना अधिक झिझोड़ने वाला था। शोभन से अंतिम संपर्क करने के दिन निकट आ रहा था। सोच नहीं पा रही थी कि कैसे इस सत्य का भी समर्पण कर सकूंगी। क्या सब कुछ उनसे छिपा कर रखना होगा? और क्या यह सब छिपाया जा सकता है? ज्वालामुखी की तरह क्या यह सब फूट नहीं पड़ेगा? मूर्छा में मानस पटल का चित्र उभरने लगा। दीदी की शादी के बाद मूर्छा गई, बंद द्वार बदली जा रही थी। घर की चहल पहल दोबारा गर्म हो चुकी थी। पिछले कमरे में लड़कियों का गीत गूंज रहा था। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी नी बेटी, चंदन की आड़ में नहीं बल्कि आशंकाओं के जंगल में खोई खड़ी दुल्हन। मेहंदी लगी हुई हथेलियों में जलन पैदा हो जाती है। लड़कियों का शोर उभरता है, लो बारात आ गई, दूल्हा देखो दूल्हा देखो।